Today we have with us Vijay Shri, who's done Hira Mandi, and the show is receiving very good response. So let's talk to her about the beautiful choreography she's done for the show. विजय श्री कॉन्ग्रेचुलेशंस। कोरियोग्राफी की बात करें तो बहुत अच्छी फीडबैक आ रही है, तो आई वांट टू नो ये प्रोसेस कैसे स्टार्ट हुआ। थैंक यू सबसे पहले तो। और इस तरह से शुरू हुई कहानी कि शामिन मेरे पास कथक सीखने आती थी ऑन एंड ऑफ, तो कभी कभी हम सर के ऑफिस में भी प्रैक्टिस करते थे, रियाज करते थे। तो एक आध बार सर ऐसे ही झांक के चले गए, फिर वो क्लास में आके बैठने लग गए और बहुत ही वैल्यूबल इनपुट्स वो हम लोगों को देते थे। और इस तरह से शायद उन्होंने कुछ देखा होगा मुझ में, और फिर उन्होंने मुझे एक दिन ऑफिस बुलाया और कहा कि जैसे महाराज जी ने पढ़ंत की है, उनके जो 2 गाने मेरे गुरु ने किए, काहे छेड़ छेड़ और मोहे रंग दो लाल, तो उसमें जिस तरह से कथक के बोलों का प्रयोग हुआ है, वो चाहते थे हीरा मंडी में भी इस तरह की चीज़ें हों। तो पहले तो उन्होंने मुझे गानों के लिए बुलाया और 1-2 गानों में मेरी रिकॉर्डिंग्स हुई। फिर मुझे लगा चलो हो गया, और अचानक एक दिन उनके ऑफिस से मुझे फ़ोन आया कि शाम को सर ने आपको बुलाया है, बस 2 घंटे में आप सेट पे पहुंच जाइए। तो मुझे लगा पता नहीं किस लिए बुलाया, कि मेरे ख्वाब में भी नहीं था कि मुझे ये मौका मिलेगा इस तरह से। तो फिर मैं वहाँ पहुँची तो उन्होंने मुझे गाना दिया और कहा कि ये करना है, इसमें जो भी कथक एलिमेंट्स हैं वो आप करेंगी। और उसका एक जो बोल पढ़ंत है मेरी, वो भी बहुत वायरल हो गई, तत्तात्र के दंदन, वो भी मैंने बोली है, पढ़ंत की है। तो इस तरह से उन्होंने मुझे बुलाया गाने के लिए और हमने फिर वो गाना किया। जैसे फिल्म के एक्ट्रेसेस से बात हो रही थी, वो बता रही थी कि विजय श्री ने हमारे मुद्राज परफेक्ट किए, तो वो कौन सी मुद्राज थी, मुझे वो जानना बहुत क्यूरियोसिटी है कि कौन सी मुद्राज थी जिनके लिए बंसाली सर ने आपको अप्रोच किया था स्पेसिफिकली। मुद्राज तो देखिए, डांस में हम जो भी चीज़ कहते हैं वो हमारी भाषा मुद्राओं की होती हैं, बॉडी लैंग्वेज से हम बात करते रहे डांस में। तो हर चीज़ में, जैसे हम चक्कर भी कर रहे थे तो उसके भी हस्तक स्ट्रेट जाने चाहिए, उंगलियां बंद होनी चाहिए। और स्पेशली जब क्लोजअप्स हो रहे थे तो उसमें ऋचा जी और मनीषा जी, इन सब के, तो एक्चुअली ये तो उनका बड़प्पन है, ऐसे सारी ट्रेंड डांसर्स हैं, सबने सीखा हुआ है। और सब थोड़ा कि ये बता दीजिए, यहाँ देख लें, वहाँ देख लें, कैसे कर लें, या गर्दन आप कैसे लेके जा रही हैं, कैसे उसको मोड़ रही हैं, इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें। पर वो छोटी छोटी बारकाइयाँ जो होती हैं, उसी से नाच खूबसूरत होता है। तो वो चीज़ें ज़रूर मैंने उनको बताई। बंसाली की बात करें, संजय लीला बंसाली की, तो उनका नाम परफेक्शन से जोड़ा जाता है। सही कह रहे हैं। और इतने सालों में उनका लैविश सेट हो, उनकी म्यूज़िक की जानकारी हो या उनका समझ हो, म्यूज़िक के साथ साथ उनको डांस या कोरियोग्राफी कहे, उसकी भी अच्छी खासी जानकारी है, ऐसे सब कहते हैं। तो आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा? और सब कहते हैं कि वो थोड़े टफ टास्क मास्टर है, तो वो आपने कुछ महसूस किया? देखिए, अगर कोई परफेक्शनिस्ट है तो उसको वो चीज़ वैसे ही चाहिए, परफेक्ट चाहिए। और जब कोई भी चीज़ परफेक्ट चाहिए तो उसमें मेहनत चाहिए। और क्योंकि मैंने आपसे कहा, क्योंकि मैं क्लासिकल डांसर हूँ और हमारे इसमें भी परफेक्शन का बहुत महत्व है, इसीलिए हम बहुत रियाज भी करते हैं। तो इसलिए मुझे ऐसे टफ मास्टर तो नहीं लगे, पर हाँ, उनको बहुत समझ है, इतनी बारीक चीज़ों की उनको समझ है कि आम डांसर्स जो सीख रही होती हैं उनको भी वो चीज़ें मालूम नहीं है। कि वो मुझे बता रहे थे कि देखो इनकी गर्दन कैसे जा रही है, तो ये लाइन कैसे आई है गर्दन में, वैसा चाहिए, है ना, किस तरह से वो खड़ी हुई हैं। तो वो जो उभारना है अपने आप को, ये सब उनको दिखता है, बारीक बारीक चीज़ें वो बहुत नोट करते हैं। कि आप जब दृष्टि फेंकते हैं तो वो कहते हैं देखिए को कैसे दूर तक देख रही है, तो मुझे वो चाहिए। तो वो कोई बारीक से बारीक चीज़ भी उनकी नज़र से छुपती नहीं है। इसीलिए हमको थोड़ा सा हम कॉन्शियस हो जाते हैं, क्योंकि वो एक्सरे मशीन की तरह है। तो आपके अंदर जो है वो सब उनको दिख रहा होता है। तो इसीलिए
खुद की कमियां ना दिखे इसलिए थोड़ा डर लगता है, और कुछ नहीं। ऐसा कोई मतलब आपने ये शो किया, ऐसा कोई एक इंसिडेंट था जहाँ पे आपको बहुत चैलेंजिंग लगा उनको सिखाना, या उनको लगा आपको आपसे सीखना? ऐसा तो नहीं हुआ कि कोई इस तरह की कोई डिफ़िकल्टी नहीं आई, पर सिर्फ यही था कि जब हम सर्कल कर रहे थे और इतनी सारी डांसर्स इकट्ठे चक्कर ले रही थी, और हमारे यहाँ कथक में अलग अलग घराने हैं, तो सबका चक्कर लेने का अंदाज़ भी अलग है। हमने अलग अलग जगहों से डांसर्स को लिया था, तो उनको एक जगह पर एक जैसा मूवमेंट कराना, वो थोड़ा मुझे लगा कि सिंक्रोनाइजेशन का थोड़ा मुझे लगा कि मसला है, पर अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं। सर खुद खड़े होते हैं ना, बाकी सब शांत रहता है। जब वो वहाँ है तो हर कोई अपना बेस्ट ही देना चाहता है। ऐसा कोई मतलब एक्ट्रेसेस थी जिन्होंने आपको इम्प्रेस किया? आपको मतलब उम्मीद तो थी कि सर ने सिलेक्ट किया है मतलब अच्छी ही होंगी, लेकिन फिर भी आपको एक सरप्राइज एलिमेंट लगा कि अरे ये भी कर सकती है? मैं एक बात बताऊं आपको, मनीषा जी कितनी सीनियर एक्ट्रेस हैं, है ना, उनके पास कितना सारा एक्सपीरियंस है। जब हम लोग मिले उनसे तो मुझे अलग से लेके गई, मुझे बोली कि आप कर रही हैं विजयश्री जी, मुझे थोड़ा सा बेसिक बता दीजिए आप क्या करने वाली हैं। तो वो सबसे पहले मेरे पास आई, मुझे अलग लेके गई, मेरे साथ उन्होंने थोड़ी सी प्रैक्टिस भी करी, तो मुझे वो जज्बा बहुत अच्छा लगा। एक इतनी सीनियर एक्ट्रेस अभी भी कंपटीशन में कहीं पीछे नहीं रहना चाहती क्योंकि सब यंग थी उनके मुकाबले में डांसर्स ना। ऋचा जी ने सीखा हुआ है, संजीदा जी ने सीखा हुआ है, अदिति ने भी सीखा हुआ है, तो सभी ट्रेन्ड डांसर्स हैं। और मनीषा जी ने ऑफ कोर्स सीखा ही है, तो वो भी कहीं पीछे नहीं रहना चाहते थे कि मुझे थोड़ा बता दो क्या करोगे आप। मुझे ये भी जानना है कि एक क्योंकि जैसे अब हम लोग बात कर रहे थे कि संजय इज़ अ परफेक्शनिस्ट, तो डिज़ायर रिज़ल्ट मिलने के लिए कहीं कहीं आपको बहुत मेहनत करनी पड़ी, कुछ वर्कशॉप्स किए, कैसे सब प्रोसेस थी? कैसे कहूँ सच तो ये है कि ये गाना पूरा ऑन द स्पॉट बना हुआ है। देयर वाज नो रिहर्सल्स, जैसे नॉर्मली होता है कि 5 दिन 10 दिन जो भी होता होगा रिहर्सल्स होती है, हमारा इस तरह से नहीं हुआ। म्यूज़िक मुझे मिला, एक दिन का ब्रेक था, सेकेंड डे पे डांसर्स जो थी वो आई, हमने एक देख लिया, पोजीशनिंग देख ली कि क्या होने वाला है, और डांस जो है हमने जिस दिन शूट हो रहा था, जब लाइट्स हो रही थी तब हम मूवमेंट सिखा रहे थे, तो ऑन द स्पॉट ये हुआ है। कभी कभी इस तरह से सबकी एनर्जीज़ इकट्ठे अच्छी मिल जाती है तो एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट बन जाता है। तो इसी तरह से ये गाना बहुत पॉपुलर भी हुआ, आम लोगों में बहुत इसको मतलब पसंद किया जा रहा है, बल्कि इतना ट्रेडिशनल और क्लासिकल बेस गाना है, इतना पुराना गाना है, तो उस हिसाब से ये एकदम इम्प्रॉम्प्टू हुआ है। कोई ऐसे प्रायर ऐसे रिहर्सल्स टाइप नहीं हुई थी। डांस की बात करें तो उसमें आपके हिसाब से कॉस्ट्यूम और ज्वेलरी कितना इम्पोर्टेंस रखती है? क्योंकि उन सबको लेके परफॉर्म करना, एक एक्सप्रेशन लाना भी बहुत बड़ी चीज़ होती है, तो आपके हिसाब से कितना रोल वो प्ले करते हैं? देखिए, आहार्य, आंगिक अभिनय है ना, और वाचिक अभिनय, इन तीनों चीज़ों से है ना कला को हम दर्शा सकते हैं। तो आहार्य तो बहुत ज़रूरी है, उसके बिना सुंदरता कैसे आएगी? वैसे आपके मन की अपनी एक सुंदरता होती है, वो बात तो सही है, पर एक कैरेक्टर को जब आपको दिखाना होता है तो उस हिसाब से आप सजते धजते भी हैं, है ना। तो बस आहार्य की बहुत इम्पोर्टेंस है। उससे एक तो आप सबसे पहले आप देखते ही समझ जाते हो कि अच्छा ये कैरेक्टर कर रहे हैं, है ना, बहुत जल्दी आप रिलेट कर सकते हैं। खूबसूरती तो एक है ही, पर साथ में ये भी। आपने इतना सारा काम किया है, देश विदेश में भी आपने नाम किया है, आप बहुत सारी जगह पे परफॉर्म करती है, तो ऐसा एक कोई आपको फीडबैक और रिएक्शन अभी भी याद है कि आपके दिल को वो छू गया है और आप कभी नहीं भूल सकती? ये तो मेरे गुरु की कृपा है कि मैं बहुत सारी विदेशों में, बहुत सारी जगहों पर मैं भारत को रिप्रेजेंट करने का मुझे मौका मिला, बहुत सारी कंट्रीज़ में घूमी,
पर एक ऐसे दिल को छूने वाला एक अगर इंसिडेंस कहेंगी तो पौंडीचेरी में मुझे संगीत नाटक एकेडमी ने भेजा था वहाँ पर कथक के प्रचार प्रसार के लिए, क्योंकि साउथ में काफ़ी पुरानी बात मैं बता रही हूँ, कुछ 30 साल पुरानी बात बता रही हूँ मैं आपको। तो उस टाइम में इतना साउथ में हिंदुस्तानी म्यूज़िक कथक का इतना प्रचलन नहीं था, तो मैं स्कूल्स में और अलग अलग जगहों पर लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशंस के लिए गई थी। तो वहाँ पर मैंने अरिंदो आश्रम देखा और मैं वहाँ पे उनको प्रिंसिपल से मिली, वहाँ का उनका स्कूल है। मैंने कहा मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर मैं यहाँ परफॉर्म कर सकूँ। तो उन्होंने कहा हमें तो बहुत खुशी होगी, आप आइए। और पर मेरे साथ सिर्फ 2 ही म्यूजिशियंस थे, क्योंकि ये लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशंस था, तो मेरे पास सिर्फ एक तबले वाला था और एक सिर्फ हारमोनियम था, सिंगर भी नहीं था मेरे पास। तो मैं तब दिल्ली से गई थी, तो मेरे पास एक छोटा टेप रिकॉर्डर हुआ करते थे तब, तो छोटे कैसेट्स में मैं कुछ किशोरी ताई जी के, किशोरी अमोनकर जी के कुछ भजन, भीमसेन जी के कुछ भजन, इस तरह का ट्रेन भी लंबा सफ़र होता था, तो मैं लेके गई थी। तो मैंने कहा चलो, मैंने बात तो कर ली उनसे। उन्होंने कहा हाँ 1.5 घंटा कीजिए, और मैं एकदम ऐसे हो गई, मैंने कहा 1.5 घंटा विदाउट म्यूजिशियंस। तब इस तरह की रिकॉर्डिंग्स वगैरह भी कुछ नहीं थी, तो मैंने कहा ठीक है कर लेंगे। इतना सुंदर एम्बियंस था वहाँ पे, पीछे पेड़ था, ओपन एयर स्टेज था। तो मैंने किशोरी ताई जी का एक म्हारो प्रणाम बाके बिहारी जी, उनका मीरा भजन गाया हुआ, उस पर मैंने शुरू किया। और 1.5 घंटा 2 घंटा मैं टेक्निकल नाची। उसके बाद लोग रो रहे थे, मुझे यही नहीं समझ में आया क्यों इतने इमोशनल हो रहे थे। वो माहौल ऐसे बन गया, कभी कभी वो समय, वो अरिंदो आश्रम का अपना एक इन्वायरमेंट था, वहाँ के लोगों की एक प्योरिटी थी, तो लोग रो रहे थे। तो वैसा एक्सपीरियंस मुझे कभी नहीं हुआ। मुझे अभी भी सोचो तो देखो बदन पे वो आते हैं, शहारे बोलते हैं मराठी में, गूज़बम्प्स। तो वो एक एक्सपीरियंस मैं कभी नहीं भूलती। और जिस तरह से हम विदेशों में शोज़ करते हैं और जिस तरह से वहाँ की इंडियन ऑडियंस आपको रिसीव करती है, वो भी बहुत कमाल की है, क्योंकि उनको इंडियन कल्चर से बहुत प्यार है। तो एक छोटी छोटी चीज़ें है ना, वो उस चीज़ को वो बहुत मान्यता देते हैं, प्यार करते हैं आपसे। तो वो दोनों एक्सपीरियंसेस बहुत अच्छे हैं। मुझे ये भी जानना है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जैसे हम लोग देख रहे हैं क्लासिकल डांस फॉर्म अभी फिल्मों में नहीं दिखे जाते ज़्यादातर। फिल्में एक बड़ा ज़रिया है जो लोगों तक पहुंचता है, और वो कहीं ना कहीं उनके ऊपर छाप भी छोड़ता है। तो एक ज़माना था कि क्लासिकल एक डांस हुआ ही करता था फिल्मों में। अभी वो बात नहीं है। अब वेस्टर्न डांस करते हैं, जो बुरा नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ ऐसे बहुत कम मौके आते हैं, जैसे हीरा मंडी के हमको एक क्लासिकल डांस फॉर्म दिखता है वहाँ पे। तो मुझे ये जानना है कि आपको इस बारे में क्या लगता है कि सबको एक कोशिश करनी चाहिए कि सब फिल्मों में नहीं, लेकिन एक आध फिल्म ऐसी होनी चाहिए कि जहाँ पे वो क्लासिकल डांस फॉर्म दिखाया जाए, या फिर उस नए पीढ़ी तक वो पहुँचाया जाए। देखिए आप ही ने आंसर भी कर दिया है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, पर कभी कभी शायद कहानियाँ भी हमारी आजकल थोड़ी मॉडर्न हो गई हैं, है ना। पर संजय सर ने ये दिखा दिया कि आप किसी भी ज़माने में रहें, आज की ही यूथ ने इस गाने को इतना पसंद किया है, सकलवन को, उसके तोड़े पे कितने लोगों ने परफॉर्म किया है, आम लोगों में वो एकदम प्रचलित हुआ है। तो क्लासिकल म्यूज़िक, क्लासिकल डांस जो है वो हमारे सोल का हिस्सा है, उसे आप अलग नहीं कर सकते। अभी कुछ कहानियाँ ऐसी बन नहीं रही हैं शायद इसलिए भी, और उतनी ट्रेंड शायद डांसर एक्ट्रेसेस भी उतनी ट्रेंड नहीं थी बीच दौर में, पर अभी फिर से शुरू हो गया है। सारा अली खान भी मेरे पास कुछ दिन सीख के गई थी, तो बहुत सारे लोग अभी क्लासिकल का महत्व समझ रहे हैं। मिस इंडियाज़ मेरे पास बहुत सारी सीख के गई हैं। तो वो धीरे धीरे समय आएगा फिर से, क्योंकि सर्कल है ना, खत्म होगा फिर शुरू होगा, खत्म होगा फिर शुरू होगा, ये तो चलेगा ही। और नई नई चीज़ें देखने को भी मिलती है, फिर आप अपने पुराने इस पे आ ही जाते हैं। मुझे ये भी जानना है कि बहुत सारे डांस शोज़ है जहाँ पे
वेस्टर्न म्यूज़िक या वेस्टर्न डांस प्रमोट होता है, तो आपको लगता है एक इंडियन डांस फॉर्म के लिए भी स्पेशली कुछ ऐसा होना चाहिए जहाँ हम अपना रिच कल्चर या रिच डांस फॉर्म्स भी लोगों तक पहुँचा सकें? बात बिल्कुल सही है, पर मुझे लगता है कई बारी एक तो जो सिलेक्टेड लोग होते हैं वो क्लासिकल डांसर्स को इतना मौका नहीं दिया जाता शायद। मैं वैसे डांस इंडिया डांस से 1 साल के लिए जुड़ी थी। एक बार मैंने डांस इंडिया डांस लिटिल मास्टर जब शुरू हुआ था, मैंने उनकी वर्कशॉप की थी, और सेकेंड टाइम मैं डांस इंडिया डांस का जो एक मेन सेगमेंट था उसमें मैं एज अ कोरियोग्राफर जुड़ी थी। तो क्लासिकल बेस्ड जो भी थॉट होता था तो वो उस पर मैं कुछ काम करती थी। पर फिर मुझे भी ये महसूस हुआ था कि हम यक्षगान की बात कर रहे हैं, हम कहानी यक्षगान की कर रहे हैं और गाना हम चुन रहे हैं एक रुक्मिणी रुक्मिणी शादी के बाद क्या क्या हुआ, तो वो दोनों चीज़ें मैच नहीं करती है। मुझे लगता है अगर आप कोई चीज़ प्योरिटी की दिखा रहे हैं तो उसको उसी फॉर्म में दिखाना चाहिए, तभी वो सुंदर भी लगेगा, है ना। अब यक्षगान जैसा आप जिसमें आपको भगवान की कहानियाँ या जो भी स्टोरी टेलिंग होती है उसमें आप रुक्मिणी रुक्मिणी करोगे तो वो मुझे लगता है कि थोड़ा वो अब उसका दर्जा थोड़ा कम हो जाता है, और क्लासिकल का अगर दर्जा कम हो वो मुझे मंजूर नहीं है। बस जो है उसको उस प्योरिटी के साथ दिखाया जाना चाहिए। और शायद मेरे बात भी हुई थी इस विषय में, मुझे पता नहीं कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए पर मैंने नाम नहीं लूँगी। मैंने उनसे कहा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं? बोले मैम आप सोच रहे हो क्लासिकल के हिसाब से, पर आप देखिए आम जनता देख रही है, वो रिक्शे वाला भी देख रहा है, उसको एंटरटेनमेंट के लिए सिर्फ देखना है, तो एक भाजी वाला भी देखेगा। तो मैंने कहा सिर्फ आप उन्हीं को क्यों कैटर कर रहे हैं ना, एक सुसभ्य सुसंस्कृत आदमी भी इस चीज़ को देख रहा है, तो दोनों को कैटर कीजिए। एक गाना आप ऐसा भी कर रहे हैं तो एक आध एपिसोड में एक तो ऐसे हो सकता है। तो इस तरह का जिक्र मैंने भी किया था। पर और जो भी जजेस भी बैठे हैं वो ज़्यादातर फिल्म बेस्ड है, और क्योंकि पॉपुलैरिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है ना, सेलिब्रिटी ही चाहिए तो मेरे ख्याल में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, थोड़ा थोड़ा बदल रहा है, बदलेगा आगे भी। हम लोग डांस की बात करें, बॉलीवुड का भी एक योगदान क्लासिकल डांस में रहा है 100%। तो आपका कोई ऐसे इंस्पिरेशन है, आपको किसी ने इम्प्रेस किया है जिसके साथ आपने काम नहीं किया है लेकिन आपको बहुत अच्छे लगते थे, या फिर आपको एक इंस्पिरेशन मिला है उनसे? देखिए अपने यहाँ अगर पुरानी फिल्में आप देखेंगे तो वैजयंतीमाला जी जैसे अच्छी डांसर, क्लासिकल डांसर हेमा जी हैं, माधुरी दीक्षित ने भी बहुत अच्छा काम किया है, और ये सब तो आपके लिए इंस्पिरेशन तो है ही हैं। और जो पुराने कोरियोग्राफर्स भी थे तो हीरालाल जी है या लच्छू महाराज जी हैं, महाराज जी के चाचा मेरे गुरु पंडित बिरजू महाराज जी के वो चचा थे जिन्होंने मुगल आज़म वगैरह, पाकिज़ा वगैरह की बंदिशें, मतलब उन गानों को उन्होंने कोरियोग्राफ किया। तो ये सभी हमारे गुरु लोग हैं, और तो उनको देख के हम बड़े हुए हैं और अच्छे भी लगते हैं। आज भी आपको अच्छे लगते हैं पाकिज़ा के गाने, मुगल आज़म के गाने। और संजय सर ने भी काहे छेड़ छेड़ से फिर से एक उस चीज़ को एक उजाला दे दिया, दोबारा से क्लासिकल का एक दौर शुरू हुआ। उनके हर फिल्म में वो कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ें करते हैं। मुझे एक आखिरी सवाल पूछना है कि जब हम हिंदी क्लासिकल डांस की बात करते हैं, हीरा मंडी में एक डांस फॉर्म है जो इंडियन भी है लेकिन वो लाहौर बेस्ड है, तो कहीं कहीं डांस फॉर्म में भी ऐसा कुछ डिफरेंशिएशन होता है कि एक प्रदेश से आता है तो वो फॉर्म अलग होता है, या दूसरे प्रदेश से होता है तो वो कुछ मुद्रा है हाव भाव कुछ अलग होंगे, या कुछ इंटरप्रिटेशन अलग होगा, या कुछ एक्सप्रेशन डिफरेंट होंगे? नहीं, ऐसा तो देखिए नॉर्थ इंडियन डांस फॉर्म जो है वो कथक है। तो उस दौर में जब पर्शिया से आए सब लोग, पर्शियन डांसर्स भी आए इंडिया में मुग़लों के साथ में, तो जो कथक का जो विस्तार हुआ मुग़ल कोर्ट्स में, तो धीरे धीरे वही चीज़ें जब मुग़ल कोर्ट्स ख़त्म हो गए तो वो तवाइफ़ों के ज़रिए वहाँ मतलब उन्होंने इस कला को आगे बढ़ाया। उस टाइम पे हम आज उसको इतनी अच्छी नज़र से नहीं देखते, पर उस टाइम में वो कलाकार ही थी, है ना। तब नाच गाना अच्छे घरों की महिलाएं नहीं करती थी, पर ये कलाकार
लोग करते थे, तो शायद उस वक्त उन्होंने जिन गुरुओं से सीखा होगा वो सब कथक से रिलेटेड रहे होंगे, क्योंकि नॉर्थ इंडियन डांस फॉर्म है कथक, और लाहौर भी उसी का एक हिस्सा है। तो कथक का जिस तरह से घराने होते हैं अलग अलग, और हर कोई, जैसे आप मैंने मेरे गुरु से सीखा है तो मेरा एक अंदाज़ अलग होगा, किसी और ने किसी और गुरु से सीखा होगा तो उसका अंदाज़ अलग होगा, पर बेस तो वही है। जैसे हम ब्रिटिश इंग्लिश अलग होगी, ऑस्ट्रेलियन अलग होगी, अमेरिकन अलग होगी, पर है तो अंग्रेज़ी, तो बिल्कुल ऐसे ही है, तो कथक ही। तो और अभिनय की बात है तो जो सिचुएशन होगी उसके अनुसार अभिनय बदलता जाएगा, भाव भंगिमाएँ बदलती जाएंगी, और स्टाइल थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। जिस गुरु से आपने सीखा उसका अंदाज़ आप उठाते हैं, और वो हम कह सकते हैं कि थोड़ा अंदाज़ अलग है, पर वो बेस अलग नहीं है। कथक तो फिर कथक ही है। Thank you so much, Vijayashree, and It's my pleasure. congratulations. Thank It you was so nice talking to you.